हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर पे आप सभी का ग्रांड वेलकम है साथियों। और 14 जेपीएससी को टारगेट रखकर हमने पीटी का बैच स्टार्ट कर दिया है और इसी से जुड़ा हुआ आज हम लोग क्लास करने वाले हैं पेपर टू। पेपर टू इज द की ऑफ योर सक्सेस, क्योंकि पेपर टू का वेटेज कह सकते हैं कि 60% है। अभी पेपर टू का पीटी में जो आपका आरंभिक परीक्षा होगा 60% वेटेज है, क्योंकि यहाँ पर 115 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आउट ऑफ 200। ठीक है, आउट ऑफ 200 115 प्लस भी हो सकता है। ठीक है, इतने क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे पेपर टू में। तो पेपर टू यानी झारखंड जहाँ पढ़ना है, तो झारखंड आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और डिसाइडिंग फैक्टर रहने वाला रिजल्ट में। तो फाउंडेशन बैच हमने स्टार्ट कर दिया है, एडमिशन इज गोइंग ऑन। आप चाहे तो एडमिशन ले सकते हैं। तो आज आप सभी के लिए क्लासेस हम लोग लेने वाले हैं जो है झारखंड की जनजातियां, जिसमें हम लोग उरांव जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। उरांव जनजाति को अगर इस तरह से आप पढ़ लेंगे डिटेल्स में, तो कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। तो जनरल स्टडीज जीएस पेपर टू झारखंड की जनजातियां, इसमें उरांव जनजाति के बारे में आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। और एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एवरी पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ जितने भी हमने ऑनलाइन में बनाए हैं सभी से क्वेश्चन आ चुके हैं। झारखंड के किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं। तो चलिए कॉन्सेप्ट के साथ साथ आप सभी से, और चलिए इसके पहले क्लासेस को स्टार्ट करें। इसके पहले आपके लिए इंफॉर्मेशन है, ये आपके लिए क्लासेस की डिटेल्स हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़कर क्लासेस करना चाहते हैं और पीटी में बिल्कुल सेफ रहना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ आज ही जुड़ें। हम लोग क्लासेस को स्टार्ट कर रहे हैं 1 जुलाई से। बहुत ही कम समय बचा हुआ है, 1 जुलाई से क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। और क्लासेस की प्राइस है सिर्फ 499। फीचर्स क्लासेस में आपको सभी फीचर्स मिलने वाली है, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, डाउट सेशन, प्रैक्टिस सेट, यानी एवरीथिंग आपको मिल जाएगा सिर्फ 499 में। नया बैच नए पैटर्न पे हम लोग करेंगे, किस प्रकार क्वेश्चन जेपीएससी पूछ रही है। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी कराई जाएगी। ये मत समझना है कि पेपर 2 की। पेपर 2 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। पेपर 2 हम लोग स्टार्ट किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि पेपर 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये फाउंडेशन बैच चल रहा है। आप नोटिफिकेशन का वेट ना करें। नोटिफिकेशन का वेट करेंगे ना, तो फिर आप पीछे छूट जाएंगे, आपकी ट्रेन निकल जाएगी, आप स्टेशन में ही रह जाएंगे। और हमारे बैच का नाम है ऑपरेशन जेपीएससी पीटी बैच। ठीक है, जिसको ऑपरेशन सिंदूर चला था ना, बिल्कुल सटीक निशाना लगाकर दुश्मनों को मारा गया। ठीक है, आतंकवादियों को मारा गया, टेररिस्ट को उड़ा दिया गया। उसी प्रकार हम लोग बिल्कुल टू दी पॉइंट पढ़ेंगे, ना इधर का ना उधर का, टू दी पॉइंट। हमारा टारगेट होगा जेपीएससी पीटी को क्रैक करना। ठीक है, बिल्कुल सिलेबस को सामने रखकर उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्लासेस करेंगे। तो चलिए आज के क्लासेस में हम लोग इंटर करते हैं। ये रहे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगर आपको क्लासेस लेना है तो ये बता दो, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे एप्लीकेशन एग्जाम फाइटर नंबर 1 का लिंक मिल जाएगा। इस लिंक को क्लिक कीजिएगा, ऐप डाउनलोड हो जाएगा। वहां पे आपको कोर्सेज दिख जाएगा, स्टोर में जाइएगा तो कोर्सेज आपको दिख जाएगा। उस कोर्सेज में एंट्री कर लेना है। और ज्यादा दिक्कत है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप 14 जेपीएससी पीटी का व्हाट्सएप ग्रुप स्पेशल है। 14 जेपीएससी पीटी का हमने अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। उस लिंक के माध्यम से आप वहां से हमसे जुड़ सकते हैं और वहां भी जरूरी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। या पर्सनल कॉल के लिए भी नंबर यहाँ पे नंबर हमने दे दिया है। इन दो में से किसी नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं और जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। चलिए क्लासेस में फिर से इंटर करने का समय आ गया है। हम लोग कौन सी जनजाति पढ़ेंगे? उरांव जनजाति। उरांव जनजाति सबसे पहला क्वेश्चन तो यहीं से आ जाता है। ठीक है, आबादी के अनुसार उरांव का स्थिति झारखंड में क्या है? तो आबादी के अनुसार उरांव जनजाति झारखंड की दूसरी बड़ी जनजाति है। 1 नंबर पे कौन है, कमेंट में बताइएगा। ठीक है, 1 नंबर पे जो है उसके लिए क्लासेस हमने कर दी है। 1 नंबर पे कौन है वो आप कमेंट में बताइएगा। आबादी के दृष्टिकोण से यह झारखंड की दूसरी प्रमुख जनजाति है। उरांव परंपरा से मिले संकेतों के अनुसार इसका मूल निवास दक्कन रहा है। अगर इनका प्रारंभिक निवास मूल निवास माना जाए तो दक्कन। ठीक है, दक्कन किसको बोलते हैं? हमारा नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच में जो एरिया है ना, बीच में, ठीक है, वो हुआ दक्कन एरिया, महाराष्ट्र वगैरह। ठीक है, दक्कन, तो वो इनका मूल निवास माना जाता है। उरांव को अगर भाषा और प्रजाति दोनों ही दृष्टि से अगर आप देखेंगे किस भाषा से संबंध रखती है या किस प्रजाति का है, तो दोनों का आंसर क्या हो जाएगा? द्रविड़। दोनों का आंसर क्या हो जाएगा? द्रविड़। किस भाषा परिवार से पूछ दिया जाएगा? उरांव जनजाति
किस भाषा परिवार से संबंध रखती है? तो द्रविड़। उरांव जनजाति किस प्रजाति से संबंधित है? तो द्रविड़। ठीक है, द्रविड़, क्योंकि देखिए दक्कन है और आपको पता है द्रविड़ जनजाति, द्रविड़ प्रजाति कहाँ मिलती है? साउथ में, है ना, साउथ इंडिया में। इसीलिए ये दक्कन का एरिया इसका मूल निवास माना जाता है, इसीलिए इसकी प्रजाति भी द्रविड़ है ना। ये सभी पक्ष ये प्रूव करता है कि इनका मूल निवास दक्कन ही रहा होगा। अब देखिए झारखंड में इसका विस्तार किधर है, सबसे ज्यादा इनका फैलाव कहाँ है? तो दक्षिणी छोटा नागपुर, सबसे ज्यादा इनका कहाँ है? दक्षिणी छोटा नागपुर और पलामू। दक्षिणी छोटा नागपुर और पलामू प्रमंडल में उरांव का गढ़ है, सबसे ज्यादा उरांव वहां पाए जाते हैं। इन दोनों प्रमंडल में देखा जाए तो पूरे झारखंड का 90% है ना, पूरे झारखंड का 90% सिर्फ दक्षिण छोटा नागपुर और पलामू प्रमंडल में आपको मिल जाएगा। बाद बाकी 10% को देखें, अगर वो कहां पर है 10% इसमें कुछ कुछ आपको छोटा नागपुर जो उत्तरी छोटा नागपुर है, ठीक है, वहां मिल जाएगा रांची के आसपास। फिर संथाल परगना में बहुत नाम मात्र का, इधर संथाल परगना बहुत नाम मात्र का है, और कोल्हान प्रमंडल में मिल जाएगा। बेसिकली अगर यहाँ 90% है तो 10% में 5% आपको उत्तरी छोटा नागपुर में ही मिल गया, बाद बाकी संथाल परगना और कोल्हान में, और इसको 5% में दोनों को मान सकते हैं। अब देखिए गोत्र, संथाल में कितना गोत्र हमने बताया था, उसको आप कमेंट करके बताइएगा। हमने बताया संथाल में कितने गोत्र होते हैं, सीधे गोत्र से भी प्रश्न आ जाएगा। तो उरांव जनजाति में 14 गोत्र है ना, 14 गोत्र होते हैं। कौन कौन सा? टाइटल आप समझ लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी गोत्र का संख्या भी पूछता है या पूछ दिया जाएगा यह गोत्र किस जनजाति से संबंधित है। जैसे यहाँ पे लकड़ा, रुंडा, गारी, तिरकी, ये सब टाइटल रहता है उनका, ये उनका गोत्र है। किस्पोटा, टोपो, एक्का, लिंडा, मेंज, कुजूर, बांडी, बैक, खलको, केरकेटा, ये सभी है ना, ये सभी जनजातियां, ये जनजातियों का टाइटल है, मतलब ये उरांव जनजाति का। जैसे सोरेन, मुर्मू, टुडू, हेम्ब्रम, वो किनका था? संथाल का गोत्र था। ये 14 जो है ना उरांव जनजाति का गोत्र है, ये उनका टाइटल से आप पकड़ सकते हैं। उरांव जनजाति के लोग कुडुक भाषा बोलते हैं, जो द्रविड़ भाषा परिवार की है ना। इनकी भाषा क्या है? कुडुक। सीधा पूछ दिया जाएगा उरांव की भाषा क्या है, तो कुडुक। और इनकी भाषा किस परिवार से संबंध रखती है? तो द्रविड़ भाषा परिवार, ये हमने पहले भी आपको बता दिया, और यहाँ भी देखिए द्रविड़ भाषा परिवार से ये आपका संबंध रखती है। और एक यहाँ से आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि स्वयं को ना कुडुक कहते हैं, कुडुक का अर्थ होता है मनुष्य। इस जनजाति के लोग स्वयं को क्या कहते हैं? कुडुक, और कुडुक का अर्थ होता है मनुष्य। वन लाइनर में ये पूछे कुडुक का क्या अर्थ होता है उरांव जनजाति के संदर्भ में? कुडुक का इसका अर्थ ही होता है मनुष्य। सरना इसका मुख्य पूजा स्थल होता है, तो उरांव का मुख्य पूजा स्थल क्या हो गया? सरना। उरांव का मुख्य पूजा स्थल क्या हो गया? सरना। उरांव के कबीले में ग्राम पंचायत का, जैसे उरांव क्या हर एक जनजाति में ग्राम पंचायत का बहुत अधिक महत्व होता है। इसका गांव में जो भी डिसीजन होता है ना, इनके पंचायत से ही होता है, और इसीलिए इनके पंचायत को क्या बोलते हैं? पंचोरा। पंचोरा से क्या संबंध है? उरांव का ग्राम पंचायत। इसका निर्णय पूरे गांव पे लागू होता है और सबको इसे मानना पड़ता है। अब इसके धर्म की बात करें तो जैसे हम लोग हिंदू धर्म में पुजारी होता है ना, पंडित जी होता है, यहाँ पर पाहन होता है। उरांव का जो धार्मिक प्रधान है या पुजारी है उसको क्या बोलते हैं? पाहन। तो पाहन का मतलब क्या हो गया? उरांव जनजाति का जो धर्म गुरु है या धार्मिक प्रधान है उसको बोलेंगे। अब एक टर्म आता है महतो, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ना, पाहन से क्या संबंध? पाहन का संबंध किस क्षेत्र से? राजनीति से, है ना, धर्म से, खेल से, संस्कृति से, तो ये धर्म से। तो महतो जो है ना गांव का मुखिया होता है, और जो पंचोरी बताया था ना पंचायतों को, वह पंचोरी का प्रधान होता है। पंचोरी का प्रधान कौन होता है? महतो, क्योंकि यही गांव का मुखिया होता है, इसका निर्णय पूरे गांव पर लागू होता है। महतो गांव का मुखिया, जो गांव का सामाजिक प्रशासनिक प्रबंधन करता है, ये जो निर्णय दे देगा महतो पूरे गांव पे लागू हो जाएगा। यहाँ यानी कह सकते हैं कि एक छोटे स्तर पे पंचायती व्यवस्था का यहाँ पे आरंभिक रूप है, प्राचीन रूप है। जब हम लोग यहाँ त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था आज लागू करें संविधान के बाद, लेकिन इनका प्राचीन काल से चलता आ रहा है, इनके यहाँ ये व्यवस्था बहुत पहले से है। उरांव परिवार पितृसत्तात्मक एवं पितृवंशी होता है, पिता ही घर का मालिक होता है, जो ट्रेडिशनल चलता है यहाँ भी वही है, पितृ प्रधान समाज है।
उरांव जनजाति में भी। हालांकि अधिकतर कथक जनजाति चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, वो पुरुष प्रधान ही है। गोत्र को ये लोग किली कहते हैं। जैसे हमने बताया कि 14 गोत्र होते हैं, उरांव में कितने गोत्र होते हैं? 14। अगर इनके टर्म में बात करें ना, कुडुक में अगर बात करें, इसको ये लोग क्या बोलते हैं? किली। उरांव जनजाति के गोत्र को क्या बोला था ये लोग? क्या बोलते हैं? कुली। कुली नहीं, किली। ठीक है। अगला है युवागिरी। युवागिरी होता है जहां पर आप कह सकते हैं जो टीनेजर्स हैं, टीनेजर्स को यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाता है। किसका? गृहस्थ जीवन का। गृहस्थ जीवन का यानी मैरिड लाइफ किस प्रकार उनका सक्सेस होगा, इसको लेकर यहाँ ट्रेनिंग दिया जाता है। ट्रेनिंग दिया जाता है और यहाँ लड़की और लड़कियों का अलग अलग युवागिरी होता है, अलग अलग। तो इनके टर्म में उस युवागिरी को क्या बोलते हैं? घूमकुड़िया। आपसे पूछा जाएगा घूमकुड़िया, सभी जनजाति का अलग अलग होता है युवागिरी। तो घूमकुड़िया किसका युवागिरी है? उरांव जनजाति का। घूमकुड़िया किसका युवागिरी है? तो उरांव जनजाति का। और यह घूमकुड़िया आखिर है क्या? तो यह टीनेजर्स को गृहस्थ जीवन के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि उसका दाम्पत्य जीवन अच्छे से चले, कहीं कोई विघ्न बाधा ना हो। वहां एक्सपर्ट लोग होते हैं, उनको ट्रेनिंग दिया जाता है। ठीक है। शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान है घूमकुड़िया। क्या है? शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान है। या युवागिरी क्या होता है? तो शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान है टीनेजर्स के लिए। युवक और युवतियों के लिए अलग अलग घूमकुड़िया होता है। उरांव में दोनों के लिए अलग अलग है, जबकि और भी जनजातियों में अलग अलग बहुत कम देखा जाता है, लेकिन उरांव में अलग अलग है। अगर बात करें लड़कों का, जो घूमकुड़िया है उनका नाम क्या है? तो युवक जो लड़के होते हैं उसका है जोंक एरपा। जोंक एरपा, क्योंकि जोंक मीन्स लड़का होता है, इसलिए इसका नाम हो गया जोंक एरपा। और लड़कियों का जो युवागिरी होता है, लड़कियों का, उसका नाम है आपका पेलेरपा। तो पेलेरपा और जोंकेरपा समझ गए। जोंकेरपा उरांव जनजाति के युवकों के लिए युवागिरी, और पेलेरपा उरांव जनजाति के युवतियों के लिए, लड़कियों के लिए। जोंक का शाब्दिक अर्थ अगर पूछ लिया जाएगा तो क्या हो जाएगा? कुंवारा। अभी दो चीजों का शाब्दिक अर्थ हमने बताया, कुडुक। कुडुक का क्या होता है? मनुष्य। और जोंक का क्या हो गया? कुंवारा। जोंक एरपा के मुखिया को महतो या धांगर, ज्यादा याद रखिएगा, धांगर ऑप्शन में आपको ज्यादा धांगर रहता है। ठीक है। धांगर ये वाला ज्यादा, क्योंकि महतो से हम लोग ग्राम का प्रधान को भी महतो के रूप में देख रहे हैं, और यहाँ भी अगर धांगर महतो आ जाएगा कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन में ज्यादा धांगर दिया जाता है। ठीक है। हालांकि महतो भी कहते हैं। तो जोंक एरपा यानी लड़कों का जो युवागिरी है, उसमें जो हेड होता है ना, जो हेड ट्रेनर होता है, जो वहाँ का चीफ होता है, उसको बोलते हैं धांगर। इसी प्रकार लड़कियों में, जैसे यहाँ हो गया धांगर, अब लड़कियों का जो होता है वो क्या कहलाएगा? धांगर का स्त्रीलिंग अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा? धांगरीन, है ना। उसी से आप समझ सकते हैं। एक याद रखिएगा, दोनों याद हो जाएगा। लड़कों का जो युवागिरी है, जो जोंक एरपा है, उसका प्रधान हो गया था धांगर। अब लड़कियों का है क्या? पेलेरपा। लड़कियों का क्या? पेलेरपा। तो पेलेरपा लड़कियों का युवागिरी है। इसमें जो देखभाल करती है वो एक महिला होती है, जिसको बड़की धंगारिन कहा जाता है। ठीक है। क्यों? वहाँ का हेड होता है, सबसे हेड होगी। इसका नाम होता है छोटा बू बड़ा बू। तो बड़ा बू क्या होता है? हेड होता है। तो उसी तरह वहां पे जो सबसे हेड होती है, जो ट्रेनर, उसको बोलते हैं बड़की धांगरीन। घूमकुड़िया में प्रवेश जो होता है उसका एज है प्राय 10 से 11 वर्ष में प्रवेश दिया जाता है, और यह प्रत्येक 3 साल में एक बार होता है। जैसे प्रत्येक साल होता है ना एडमिशन स्कूलों में, यहाँ 3 साल में एक बार होता है। प्रत्येक 3 साल में एक बार निकलता है। इस बीच में जो भी है वो हम प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, एडमिशन, उनका प्रवेश हो जाता है। 10 से 11 वर्ष इनका एज रखा जाता है। यहाँ विवाह पूर्व तक के इसके सदस्य रह सकते हैं। मैरिज जैसे हो जाएगा आपको यहाँ से घूमकुड़िया से निकाल दिया जाएगा। विवाह के पहले तक ही यहाँ पर आप रह सकते हैं। घूमकुड़िया में प्रवेश कितने दिनों में होता है? 3 साल में होता है एक बार। और प्रवेश अगर देखा जाए फेस्टिवल के दृष्टिकोण से, सरहुल इनका जो मुख्य पर्व है, तो सरहुल के अवसर पर यहाँ पे प्रवेश होता है, जो प्रत्येक तीसरे साल ये प्रवेश कराया जाता है। उरांव आज वैसे जनरली एक विवाही होते हैं, जैसे हमारा संस्कृति है सिंगल मैरिज, लेकिन हर कुछ विशेष परिस्थिति में दूसरी पत्नी रखने की मान्यता है। जैसे हमारा हिंदू धर्म में भी है, कुछ विशेष परिस्थिति, मान लीजिए कि अगर संतान की उत्पत्ति नहीं हो रही है तो वो दूसरा शादी कर सकता है, अगर वो पागल हो गई तो दूसरा शादी कर सकता है। ये सारे रीजन रहते हैं, इनका भी वो सारा रीजन है, और ये अपने पंचायत स्तर पर उनको सुलझा लेते हैं, पंचोली से सुलझा लेते हैं। उरांव में समगोत्रीय विवाह वर्जित है। ठीक है। बहिर्गोत्र के आधार पर विवाह होता है, ये हर एक जनजाति में है। सेम गोत्र में विवाह नहीं होगा। जैसे हमने अभी 14 गोत्र बताए ना, तो सेम टाइटल वाला
दो लोग ये लोग शादी नहीं करेंगे, ठीक है, सेम टाइटल वाले शादी नहीं करेंगे, अलग टाइटल में जाएंगे। इसी को कहते हैं कि समगोत्रीय विवाह वर्जित है, बहिर्गोत्रीय विवाह यहाँ पर होता है, दूसरे गोत्र में जाके शादी करते हैं। उरांव में विवाह का बहुत ज्यादा कह सकते हैं रूप है, लेकिन जो सबसे ज्यादा है ना, सबसे ज्यादा पॉपुलर है, वो आपका क्या होता है, आयोजित विवाह। यहाँ भी विवाह के बहुत प्रकार है, लेकिन सबसे ज्यादा जो पॉपुलर है, सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त है, वो है आयोजित विवाह। इसको अरेंज मैरिज समझ सकते हैं, ठीक है। अरेंज मैरिज, यहाँ पे लड़का का पक्ष जो है ना, वो प्रस्ताव रखता है शादी का। यहाँ कह सकते हैं कि शादी में ना, जैसे हम लोग होता है ना कि लड़का के ज्यादा वेटेज है हिंदू धर्म, नहीं, यहाँ पे लड़कियों का ज्यादा वेटेज है। इस चीज याद रखिएगा, लड़का पक्ष ही प्रस्ताव देगा और उसको वधु मूल्य भी देना होगा, ठीक है। प्रत्येक रूप से आप कुछ गाय दे दी या कोई भी 51 रुपया दे दिए, 101 रुपया दे दिए, वधु मूल्य भी उसको देना पड़ता है। यानी दहेज वगैरह कॉन्सेप्ट यहाँ पे डॉरी सिस्टम नहीं है। लेकिन आजकल बैकडोर से जब कल्चर देखिए, हिंदू कल्चर के साथ ये मिक्स हो रहे हैं, एडवांस हो रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, सर में जा रहे हैं, जॉब कर लड़का, तो वहाँ क्या हो रहा है, ये डॉरी सिस्टम धीरे धीरे इंट्रोड्यूस हो रहा है इनडायरेक्टली, लेकिन इसके कल्चर में नहीं है। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा दहेज पड़ता तो नहीं है, वधु मूल्य देना पड़ता है, उल्टे लड़कियों का ही मूल्य देना पड़ता है। लेकिन अगर इनडायरेक्ट हिडन तरीके से देखें तो यहाँ भी डॉरी सिस्टम धीरे धीरे आ गया है अदर कल्चर के संपर्क के कारण। उरांव में विधवा विवाह का भी प्रचलन है। अगर लड़कियों के पति अगर किसी कारण डेथ हो जाते हैं तो उनका आराम से आसानी से दूसरा शादी हो जाता है। अगर धर्म की दृष्टिकोण से देखें, इनका सबसे बड़ा देवता का नाम है धर्मेश, ठीक है, जिसकी तुलना ये किससे करते हैं, सूर्य से। तो ये आपसे क्वेश्चन आएगा, उरांव का सबसे बड़ा देवता कौन है, धर्मेश। धर्मेश की तुलना किससे होती है, सूर्य से होती है। धर्मेश की तुलना होती है सूर्य से। अन्य प्रमुख देवता है, इसका नाम आपको याद रखना है, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये 4 है, याद रखिएगा, कौन से देवी देवता किससे संबंधित है, ये आपके लिए बहुत ही जरूरी होगा। सबसे पहले ठाकुर देव। अगर ठाकुर देव पूछ दिया, ठाकुर देव किस लेवल का होता है, ग्राम देवता। उरांव का ग्राम देवता का नाम क्या है, क्वेश्चन कैसे आएगा, उरांव का ग्राम देवता का नाम क्या है, ठाकुर देव। अगला पूछ दिया गया, उरांव के पहाड़ देवता का नाम क्या है, तो मरांग गुरु। उरांव का सीमांत यानी उसका जो गांव है, उसका सीमा की रखवाली के लिए एक देवता होते हैं, उसको बोलते हैं डीवार। उरांव के सीमांत देवता क्या बोलते हैं, डीवार। इसके बाद कुल देवता, कुल देवता उसका नाम क्या है, पूर्वजात्मक, यानी पूर्वजों की आत्मा, उसी को बोलते हैं कुल देवता। ये सभी उनके देवता है, ग्राम देवता, पहाड़ देवता, सीमांत देवता। इसका नाम को याद रखिएगा क्योंकि यहां से प्रश्न अक्सर आते हैं, ठीक है। और ये कहा जाता है कि उरांव का जो पूर्वज है ना, उसका आत्मा कहाँ निवास करता है, शासन में। इसीलिए इसके धर्म में शासन का बहुत ही महत्व है। उरांव जनजाति के पूर्वज का आत्मा तो कहाँ निवास करता है, इनके अनुसार क्या कॉन्सेप्ट है, इनकी आत्मा शासन में निवास करती है, इसीलिए इसका महत्व बहुत ज्यादा है। इसीलिए ये पूजा स्थल के रूप में शासन का उपयोग करते हैं। जैसे मैंने कहा कि कुल देवता पूर्वात्मा था ना, तो वो कहाँ निवास करते हैं, इसी शासन में जहाँ पूर्वजों की आत्मा रहती है। इसके अलावा कर्मा और सरहुल, अगर दोनों में देखा जाए तो सरहुल सबसे ज्यादा इसका इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है उरांव जनजाति का। तो उरांव जनजाति से जुड़ा हुआ जितना भी हमने पॉइंट आपको बताया है, एक एक पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के दृष्टिकोण से। आप प्रीवियस से निकालिएगा, जितना भी वन लाइनर सबसे क्वेश्चन आ चुका है और ये बार बार पूछा जाता है सारे प्रश्न। उरांव जनजाति में त्योहारों के अवसर पर पुरुष द्वारा जो वस्त्र पहना जाता है उसका नाम पूछा जाता है। तो पुरुष द्वारा जो वस्त्र पहना जाता है उसको बोलते हैं केरिया, और महिलाएं जो वस्त्र पहनती है उसको बोलते हैं खनरिया। तो खनरिया वस्त्र ये प्रश्न आया है जेपीएससी में, ठीक है। खनरिया वस्त्र किस जनजाति से संबंधित है, तो उरांव जनजाति। पुरुष या महिला, तो महिला के लिए। और केरिया किससे संबंधित है, उरांव जनजाति से, पुरुषों के लिए। त्योहार के अवसर पर जो वस्त्र पुरुष पहनते हैं उसको केरिया, जो वस्त्र महिलाएं पहनती है उसको खनरिया बोलते हैं। इस जनजाति के लोग नाच के मैदान को अखाड़ा, नाच के मैदान को क्या बोलते हैं, अखाड़ा ना। अगर कोई डांस प्रोग्राम होगा तो अखाड़ा में होगा। जैसे हम लोग अखाड़ा का सिंपल क्या वो समझते हैं, तो वहाँ कुश्ती होगा, पहलवानी होगा, लेकिन नहीं, इनमें उसको अखाड़ा को नाच का मैदान बोलते हैं। हड़िया, यहाँ भी इसका मुख्य पेय पदार्थ है, जो किससे बनता है, हड़िया किससे बनता है, चावल से। हड़िया चावल से बनता है, ठीक है। ये पेय पदार्थ है, एक तरह से ड्रिंक्स है, आप इनको देसी वाइन कर सकते हैं। उरांव लोग बंदर का मांस नहीं खाते, इनके लिए बंदर इसका कह सकते हैं कि ये टोटम है, बंदर का मांस ये कभी नहीं खाते हैं।
उरांव में गोदना प्रथा बहुत प्रचलित है और गोदना को ये महिलाएं बहुत महत्व देती है। और गोदना मतलब शरीर में ब्लैक कलर का जो आप टेटू लगाते हैं ना, इनका एक टेटू नहीं वो परमानेंट रहता है और कुछ महिलाएं इस पेशे से जुड़ी होती है और वो इसको उससे लगवाती है। उरांव में वर्ष का प्रारंभ धनकटनी के बाद नवंबर दिसंबर से होता है। ठीक है, उरांव में वर्ष का प्रारंभ कब होता है? धनकटनी के बाद नवंबर दिसंबर में। उरांव में शव का दाह संस्कार होता है, हालांकि कहीं कहीं इसे दफनाया भी जाता है। इसका मुख्य पैसा कृषि है। तो ये उरांव जनजाति से जुड़ा हुआ सेशन रहा और उम्मीद करता हूं कि A to Z हमने शामिल किया है। और साथियों, अगर आप चाहते हैं पूरी तरह कि आपको पूरा पीटी का पैकेज मिले, पूरा क्लासेस करें, तो आप हमारे इस कर सकते हैं कि क्लासेस से जुड़ सकते हैं। और इस क्लासेस से जुड़ने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे एप्लीकेशन का लिंक है, एग्जाम फाइटर नंबर 1 ऐप। उस ऐप को डाउनलोड करके रखें। डाउनलोड करने से कोई पेमेंट नहीं करता है, बस डाउनलोड करके देखें आप फीचर्स को। वहां पे आपको पेपर 1 पेपर 2 दोनों की तैयारी कराई जाएगी, प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व कराया जाएगा। तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही। कल मिलते हैं फिर एक नई क्लासेस में। और 1 जुलाई से पहले आप जल्द से एडमिशन ले लें और या तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है। वहां पर अपने सवालों को रख सकते हैं या पर्सनल कॉल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको इंटरटेन ऑलवेज किया जाएगा, सिर्फ एग्जाम तक ही नहीं, आपके फाइनल इंटरव्यू के बाद, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलते हैं साथियों एक नई वीडियो में नए अपडेट के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।